होम्योस्टेसिस में जो टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस है जिसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं, उसकी बेसिक्स हमने पहले लेक्चर में स्टडी की, जिसपे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 4 ग्रुप्स के अंदर। अब ये कि थर्मोरेगुलेशन हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे, किस तरीके से होती है। तो टेम्परेचर जो है उसको एक खास लेवल पर क्या करना है, टेम्परेचर को एक खास लेवल पर मेंटेन रखना है। तो ये थर्मोरेगुलेशन ह्यूमंस में 2 तरह से होगी। एक तो ये कि टेम्परेचर को क्या किया जाए, टेम्परेचर को बॉडी के अंदर कंजर्व किया जाए, यानी जिस्म के अंदर जो हरारत पैदा हो रही है उसको क्या किया जाए, महफूज रखा जाए। दूसरा ये कि अगर हरारत ज्यादा होती है या ये कि बाहर की गर्मी ज्यादा है, तो उस सूरत में उस जो बाहर की गर्मी है उसके साथ ह्यूमन बॉडी ने कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है, या होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म उसने कैसे करनी है, या उससे अपनी थर्मोरेगुलेशन किस तरीके से करनी है। तो गर्मी से निजात कैसे हासिल करेगा, हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हीट। और दूसरा ये कि जो गर्मी या हरारत उसके जिस्म के अंदर बन रही है तो उसको अपने जिस्म के अंदर कैसे स्टोर करेगा, हाउ टू कंजर्व द हीट। तो अब थर्मोरेगुलेशन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, अगर ऑर्गन वाइज हम बात करें या स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, तो इसमें किस चीज का रोल है, एक तो इसमें मसल्स का रोल है। किसका रोल है, मसल्स का रोल है। मसल्स के साथ साथ दूसरा जिस चीज का रोल है दैट इज हार्मोन्स। क्योंकि हार्मोन्स ने क्या करना है, हार्मोन्स ने बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि थर्मोजेनेसिस करते हैं, राइट, या मेटाबॉलिज्म के साथ उसका रोल होगा। मिसाल के तौर पे हम किसको ले लेते हैं, हार्मोन्स में एड्रेनलिन को लेते हैं और इसी तरीके से थायरोक्सिन को लेते हैं। तो ये हार्मोन्स है जो कि अपना रोल प्ले करेंगे किस चीज के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर, और उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या होगी, हीट प्रोडक्शन होगी। हार्मोन्स के अलावा किसका रोल है, वेसल्स का रोल है। वेसल्स के अंदर मेनली क्या देंगे, तो वेसल्स के अंदर मेनली आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज आ जाएंगी। इसी तरह इनके अलावा किसका रोल है, तो स्किन का एक मेन रोल है, और स्किन के साथ रोल है हेयर्स का, राइट। तो स्किन का रोल किस तरीके से है, स्किन के नीचे क्या है, स्किन के हाइपोडर्मिस में, इसमें हाइपोडर्मिस के अंदर फैट की इंसुलेशन है। फैट्स की क्या है, इंसुलेशन, जिसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं हम। ये कुछ वो फैक्टर्स हैं, कुछ वो चीजें हैं कि जिसका रोल होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन में। चैप्टर के स्टार्ट में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि बॉडी का होम्योस्टैटिक सेंटर क्या है। बॉडी का होम्योस्टैटिक सेंटर हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो है दिस इज होम्योस्टैटिक सेंटर ऑफ द बॉडी। हाइपोथैलेमस इज द होम्योस्टैटिक सेंटर ऑफ द बॉडी। तो अब ये कि अगर थर्मोरेगुलेशन भी हो रही है तो इसका ताल्लुक भी किसके साथ होगा, थर्मोरेगुलेशन भी अगर हो रही है तो इसका ताल्लुक भी हाइपोथैलेमस के साथ है। तो चैप्टर के स्टार्ट में एक और बात हमने क्या पढ़ी थी, एक और बात हमने ये पढ़ी थी कि होम्योस्टेसिस का बुनियादी रिलेशन किसके साथ होता है। होम्योस्टेसिस का एक बुनियादी रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर सेट पॉइंट्स के साथ होता है। किसके साथ होता है, सेट पॉइंट, यानी अगर वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, अगर वो शुगर की कंसंट्रेशन है, अगर वो मिसाल के तौर पर गैसेस की कंसंट्रेशन है या टेम्परेचर है, तो हर एक के लिए एक सेट पॉइंट मुकर्रर होता है। और ये सेट पॉइंट कहां पर होगा, ये सेट पॉइंट हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। तो इसी तरह जो बॉडी का सेट पॉइंट है, किसके लिए, बॉडी का सेट पॉइंट टेम्परेचर के लिए, किसके लिए, टेम्परेचर के लिए, that is also in the hypothalamus। वो किसके अंदर है, हाइपोथैलेमस के अंदर मौजूद होगा। इस सेट पॉइंट पे एक रेंज है जिसको हम थर्मोन्यूट्रल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोन्यूट्रल
रेंज। ये जो थर्मोन्यूट्रल रेंज है तो ये कितने टेम्परेचर से कितने टेम्परेचर पे आप कह लें कि 36.4 से क्या 36.4 से लेकर 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 36.4 से लेकर कितना 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड की एक रेंज है जिसको नॉर्मली हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रेंज है दिस इज थर्मोन्यूट्रल रेंज, यानी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। जैसे कल हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस क्या है, कल हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन जो है दे आर होमियोथर्म्स। ये क्या है होमियोथर्म है। होमियोथर्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर एक खास लेवल पर मेंटेन बरकरार रखता है। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी इस रेंज के दरमियान क्या होगा होमियो होगा, यानी कांस्टेंट होगा, बरकरार रखेगा अगर तो उस शख्स को कोई बीमारी या कोई और मसला नहीं है। अब इस टेम्परेचर पर मेंटेन रखने के लिए बरकरार रखने के अंदर जिन चीजों का रोल है तो मेनली उसके अंदर आप कह सकते हैं कि दो चीजों का रोल है, मसल और हार्मोन्स का रोल है। उसके अलावा वेसल्स का रोल भी है, स्किन और हेयर जो है इसका रोल भी शामिल हो सकता है। अगर हीट प्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें हीट प्रोडक्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर हीट की प्रोडक्शन हो रही है तो उसको क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज थर्मोजेनेसिस। ठीक है, थर्म का वर्ड हीट के लिए यूज होता है, जेनेसिस हम किसको कहते हैं जेनेसिस हम कहते हैं प्रोडक्शन को बनने को। तो थर्मोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच heat is generated in our bodies। अब गौर से ये देखिए कि पहले हमने क्या पढ़ा, शुरू के अंदर हमने ये पढ़ा कि जो थर्मो रेगुलेशन की मैकेनिज्म है इसका ताल्लुक किसके साथ हुआ, थर्मो रेगुलेशन की मैकेनिज्म का ताल्लुक जो है एक हुआ कि अगर एक्सेस हीट है तो उससे कैसे अपने आप को बचाना है, हाउ टू गेट रीड ऑफ एक्सेस हीट। दूसरा ये कि अगर तो क्या है हरारत है उसको जिस्म के अंदर क्या करना है कंजर्व करना है, यही कि मजीद हरारत बनानी है तो वो प्रोसेस कैसे होगा। तो थर्मोजेनेसिस की मजीद हम तफसील कर सकते हैं कि अगर तो बाहर सर्दी है और आपके जिस्म ने अपने बॉडी टेम्परेचर को एक खास लेवल पर बरकरार मेंटेन रखना है तो वो हीट की प्रोडक्शन कैसे करेगा। तो ये दो तरह की होगी। अब कितने तरह की होगी, दो तरह की होगी, यानी थर्मोजेनेसिस जो है दिस इज ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में बड़ा फर्क क्या है, तो नाम के अंदर ही है। शिवरिंग किसको कहते हैं, कपकपी को कहते हैं। किसको कहते हैं, यानी सब सर्दी के अंदर अगर किसी को, आपने खुद भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि सब सर्दी की वजह से क्या शुरू हो जाती है, कपकपी शुरू हो जाती है। तो ये जो कपकपी सब सर्दी की वजह से शुरू हो जाना है, आप यूं समझे कि ये एक होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म है या ये एक थर्मोरेगुलेशन का क्या है, एक तरीका है जिसको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन बाजू का जिस्म में जो हरारत है वो कपकपी के बगैर भी पैदा हो सकती है, जिसको नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है इसका ज्यादा रोल किस पर है, इसका ज्यादा इंहिसार जो है वो हार्मोन्स पर है। ज्यादा इंहिसार किस पर है, हार्मोन्स पर। और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का इंहिसार किसके ऊपर है, तो ये जो स्केलेटल मसल्स है इसके ऊपर है। अब ये कि हार्मोन्स कौन कौन से होंगे, तो जैसे लेक्चर के स्टार्ट में हमने कहा कि एक हार्मोन जो है दैट इज एड्रेनालिन और दूसरा हार्मोन जो है दैट इज थायरोक्सिन। एड्रेनालिन कहां से आ रहा है, एड्रेनालिन आता है एड्रिनल ग्लैंड से, और एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन का जो इफेक्ट है ये तेज भी है, रैपिड है लेकिन थोड़े टाइम के लिए है। रैपिड है लेकिन किसके लिए है, थोड़े टाइम के लिए है। दिस इज रैपिड एंड शॉर्ट टर्म। और इसके मुकाबले में जो थायरोक्सिन है तो इसका जो इफेक्ट है दैट इज लॉन्ग टर्म।
एड्रेनलिन क्या कर सकता है? एड्रेनलिन जो है वो कई चेंजेस लेकर आता है, जिसको फायर एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। सही। तो एड्रेनलिन की वजह से दिल की धड़कन तेज होती है, ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और रगें जो है ये क्या हो जाती है? फूल जाती है, जिसको हम वेसोडाइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसोडाइलेशन। समझ आ गई? तो अब ये कि जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, इसमें एड्रेनलिन क्या करेगा? अगर ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है या वेसल्स डायलेट करते हैं, तो इससे होगा क्या कि जो खून की रगें, इससे हरारत निकलेगी। थायरोक्सिन वो हार्मोन है जो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, यानी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा। जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी, तो अगर एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के अंदर क्या है? ग्लूकोज से हमें 36 एटीपी मिलते हैं। ये जो 36 एटीपी हमें मिल रहे हैं, तो इस ग्लूकोज की एनर्जी का कितना? इस ग्लूकोज की एनर्जी का 35% एटीपी के अंदर क्या है? चला गया। और हीट जो कि रिलीज हो रही है, दिस इज 65%। तो अब आपको इससे अंदाजा लगाएं कि अगर ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो उसका एक बड़ा हिस्सा, यानी ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी थी, उस एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? हरारत के हीट के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा, तो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने से क्या होगा? मेटाबॉलिक इंक्रीज से हीट की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। यही हीट जिस्म के किसको? यही हीट जिस्म के वाटर कंटेंट को हरारत प्रोवाइड करेगी। तो जिस्म, यानी एक शख्स का वजन अगर 70 किलोग्राम है, कितना है? 70 किलोग्राम है, तो उसके पूरे जिस्म में, यानी उसका खून, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ, उसके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो पानी है, ये सारा मिला है। ठीक है। तो एक शख्स जिसका वजन 70 किलोग्राम होगा, उसके बॉडी के अंदर 40 से 42 लीटर पानी होता है। ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल के अंदर मौजूद पानी, ये सारा इकट्ठा कर ले, तो ये 42 लीटर बन जाता है। अब ये हीट प्रोडक्शन होगी, थायरोक्सिन ने मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर दिया, तो ये हीट किस में जज़ब हो जाएगी? जो जिस्म का वाटर कंटेंट है, उसके अंदर ये हीट जज़ब हो जाएगी। दिस इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में स्केलेटल मसल्स, अब स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, तो ये आपके अपने इख्तियार में नहीं होता। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में पहली बात ये नोट करने की क्या है? दिस इज इनवॉलंटरी। अगर इनवॉलंटरी है, तो इसका कंट्रोल कहां से आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है। और मोटर न्यूरॉन्स होंगे, क्या होंगे? मोटर न्यूरॉन्स, यानी मसल्स के साथ जो न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं, दोस आर कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन्स। सो मोटर न्यूरॉन रिपीटेड सिग्नल देते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? रिपीटेड सिग्नल देते हैं, और उस रिपीटेड सिग्नल से बार बार मसल्स की क्या होती है? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये जो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है। यानी आप इसे एक और तरीके से यूं समझें कि दो काम हो सकते हैं। एक शख्स है, कमरे के अंदर बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, और उसको सर्दी लग रही है, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठा हुआ है। अब वो शख्स जो अपनी जगह पर बैठा हुआ है, जैसे जैसे इसको सर्दी लगना शुरू होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या तारी हो जाएगी? कभी तारी हो जाएगी। एक और शख्स है, जैसे उसको सर्दी लगना शुरू होती है, तो वो रनिंग स्टार्ट करता है, दौड़ना शुरू करता है। समझ आ गई? अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों को सर्दी जो है वो निस्बतन कम लगेगी। एक शख्स पर जब कभी कभी आएगी, तो सर्दी का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन ये कि नफ्सियाती तौर पर वो क्या होगा? एक टेंस माहौल में होगा, दबाव का शिकार होगा कि सर्दी बढ़ती जा रही है। इसके मुकाबले में वो शख्स के जिसने रनिंग स्टार्ट की है, उस पर ये नफ्सियाती दबाव नहीं है कि मुझे क्या है? सर्दी लग रही है। बहरहाल आपको क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि वो शख्स जो दौड़ लगा रहे हैं, तो वो दौड़ लगा रहा है किस चीज के सहारे पर? मसल्स के सहारे पर। और जब वो मुसलसल रनिंग कर रहे हैं, तो हाथ पांव पूरे बॉडी के मसल्स वो क्या कर रहे हैं? पूरे बॉडी के मसल्स को एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? लेकिन सिर्फ एटीपी तो नहीं बन रहा ना, एटीपी के साथ हीट भी बन रही है। तो एक शख्स को सर्दी लगी, उसने दौड़ना शुरू कर दिया, उस पर पसीना आया, तो सर्दी उस पर असर नहीं करेगी। इसके मुकाबले में दूसरा शख्स है जो बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, लेकिन ये खुद से हरकत नहीं कर रहा, तो बॉडी ने तो अपना टेम्परेचर जो है एक खास लेवल पर मेंटेन रखना है। बॉडी ने अपना टेम्परेचर एक खास लेवल पर
मेंटेन रखना है। अगर बॉडी अपना टेम्परेचर एक खास लेवल पर मेंटेन रखेगी तो उसके लिए वो कोई तरीकेकार इख्तियार करेगी, एंड दैट प्रोसेस इज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो ये हीट प्रोडक्शन जो है वो है। अब हमने इसके अंदर क्या कवर किया, हमने इसके अंदर ये चीज कवर की कि एक प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस है कि हीट जनरेशन को, और दूसरा ये कि हम हीट जो कि बॉडी पर अफेक्ट होती है या जिस्म के अंदर बन रही है, हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हीट, हाउ टू गेट रिड ऑफ एक्सेस हीट, जिसको हम हीट लॉस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हीट लॉस। तो हीट लॉस कैसे हो सकता है? देखिए, अगर जिस्म से हरारत को निकालना है तो इसके लिए क्या होगी, इसके लिए पर्सपिरेशन या जिसको आप स्वेटिंग कहते हैं, पसीना आएगा। क्या आएगा? पसीना। इसी तरीके से वैसो डायलेशन होगी। क्या होगी? वैसो डायलेशन। इसी तरह थ्रू ब्रीथिंग, यानी बॉडी के अंदर जो हीट लॉस का मैकेनिज्म है तो उसमें क्या हो सकता है, आपको पसीना आएगा तो पसीने के जरिए से क्या होता है, बॉडी से पानी निकलेगा और वो पानी अपने साथ हीट को उठाता है, लेकर जाता है। इसी तरीके से जो खून की रगें हैं, आर्टेरियोल्स हैं, जो कि स्किन के करीब हैं, ये फूल जाती हैं, तो खून अपने साथ हरारत लेकर आ रही है, और वो हरारत जो है जब स्किन के करीब यानी बाहर की सतह के करीब आ जाएगी तो वो अपना टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट को क्या कर देगी, मुंतकिल कर देगी। तो यूं हम कह सकते हैं कि किसके जरिए, कंडक्शन के जरिए और कन्वेक्शन के जरिए और इसी तरीके से रेडिएशन के जरिए। किसके जरिए? रेडिएशन। ज्यादातर जो हीट रिलीज हो रही है ह्यूमन बॉडी से वो रेडिएशन के नतीजे में रिलीज होगी। सो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जरिए से बॉडी से क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, हरारत जो है जिस्म से निकल रही है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम कहें तो एक मैकेनिज्म होगा हीट कंजर्वेशन का। किसका? हीट कंजर्वेशन। हीट कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्व कहते हैं स्टोर करने को। हीट कंजर्वेशन में इसके उलट होगा। हीट कंजर्वेशन में इसके क्या होगा? उलट होगा। और ये हीट कंजर्वेशन में कौन सी चीज हेल्प करती है? तो हेयर्स एंड सबक्यूटेनियस फैट, इसी तरह फैट अराउंड विसरल ऑर्गन्स। देखिए, हमने चैप्टर के स्टार्ट में जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि किडनी के बाहर एक फैट्स की लेयर होती है जिसको एडिपोज कैप्सूल कहते हैं। तो वहां पर हमने ये बात की थी कि किडनीज हैं, जिगर है, हार्ट है, इन सब के बाहर चर्बी मौजूद होती है, और इस चर्बी का मकसद ये होता है कि जो अहम ऑर्गन्स हैं इसकी हरारत को क्या कर सके, स्टोर कर सके। सही? तो फैट अराउंड द विसरल ऑर्गन्स या वाइटल ऑर्गन्स भी आप कह लें, जो अहम ऑर्गन्स हैं। और इसी तरीके से जो बाल हैं तो ये भी हरारत को क्या है, बरकरार रखने में मदद देते हैं। इसको आप इस तरह से समझें कि वो तमाम जानवर या वो तमाम मैमल्स के जो बर्फानी इलाकों में होंगे उन सब के जिल्द के ऊपर आपको क्या होंगे, घने बाल मिलेंगे या मोटी फर नजर आएगी। ऑल दोज मैमल्स व्हिच लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, या आप कह लें कि व्हिच लिव इन एक्सट्रीम वेदर्स, तो उसके बॉडी के ऊपर क्या होता है, दे हैव अ डेंस फर ओवर देयर बॉडीज। जैसे आप कह रहे हैं किसको ले लें, जो पोलर बियर्स हैं उसको ले लें। समझ आ गई? तो पोलर बियर जो है इसके ऊपर क्या है, एक डेंस लेयर मौजूद होती है, या खास तौर पर जो दुम्बे वगैरह हैं तो उसके जिस्म के ऊपर भी क्या है, ऊन की एक मोटी सी लेयर मौजूद होती है। तो ये चीजें किसको जाहिर करती हैं? इसी तरह हमारे जो जिल्द के ऊपर बाल हैं ये टेम्परेचर को क्या है, बरकरार रखने के लिए है। अगली चीज क्या होती है? अगली चीज जो है दैट इज वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन में होता ये है कि जो खून की रगें हैं ये तंग हो जाती हैं। खून की रगें क्या होती हैं? तंग हो जाती हैं। अगर खून की रगें फूल जाएंगी तो इसमें से हरारत निकलेगी, और अगर खून की रगें तंग हो जाएंगी तो ये जिस्म में हरारत को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। सब सर्दी में आपने अगर देखा हो तो किसी को सब सर्दी लगती है तो उसकी जिल्द का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये जो जिल्द का रंग बदल जाता है ये एक्सट्रीम कंडीशन होती है किसकी, वैसोकंस्ट्रिक्शन की। यानी जिल्द का रंग फीका इसलिए पड़ जाता है
कि जब खून की रगें तब हो जाएगी तो उसकी वजह से जो रेड कलर स्किन के अंदर नजर आ रहा है ब्लड का, वो क्या होगा, कम हो जाता है। लेकिन असल में ये एक मैकेनिज्म है कि जिस्म की हरारत को जिस्म के अंदर ही क्या रखा जाए, महफूज रखा जाए। यानी सर्दी का नुकसान आप पर ये ना हो कि उसकी वजह से आपके जिस्म की हरारत चली जाए। अब क्वेश्चन ये है कि जिस्म में हरारत को क्यों स्टोर रखें? अगर तो मुसलसल हीट जनरेशन हो रही है, मुसलसल थर्मोजेनेसिस हो रही है, तो मुसलसल थर्मोजेनेसिस का नतीजा ये निकलेगा कि ग्रेट लॉस ऑफ एनर्जी। यानी अगर तो क्या है, कंटिन्यूअस हीट प्रोडक्शन है, तो मुसलसल हीट प्रोडक्शन का नतीजा ये निकलेगा कि जो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज है या दीगर जो खुराक का जखीरा है वो यूटिलाइज करेंगे बॉडी के सेल्स, और जब वो यूटिलाइज करेंगे तो वो तो आपके लिए हरारत बना देंगे। लेकिन उल्टा दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जिस्म से बड़ी मिकदार के अंदर एनर्जी या न्यूट्रिएंट जो है वो क्या हो चुके हैं, जाया हो चुके हैं। सो थर्मोरेगुलेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें रोल प्ले करती है? मसल, हार्मोन्स, वेसल्स, वेसोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, स्किन और वेयर। हीट की प्रोडक्शन को थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट हीट से क्या, हीट से निजात हासिल करने के लिए या हीट को महफूज करने के लिए मैकेनिज्म है जिसको आप हीट लॉस या हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स कहते हैं।